हाय फ्रेंड्स, यमटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड डिफेंस, स्पेस और क्लीन एनर्जी सेक्टर इस सेगमेंट में अपने प्रोडक्ट्स कैटर करने वाली कंपनी। इस कंपनी का हम लोग बिजनेस फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या इस कंपनी को हम लोग अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कंपनी के प्रोफाइल से। तो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी वो 11 नवंबर 99 में हुई थी और ये यमटार ग्रुप जो है ये अभी के लिए कौन से सेगमेंट में अपने प्रोडक्ट्स कैटर करता है। फर्स्ट वन इज इंडियन सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। सिविलियन यानी क्या है कि जो सिविलियन पर्पस के लिए जो ये न्यूक्लियर रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं उसको देने के लिए, ये एज अ वेपन नहीं है, ये एज अ सिविल जो सर्विसेज है उसमें लोगों के बेनिफिट के लिए ये इनके प्रोडक्ट काम में आते हैं। सेकंड, इंडियन स्पेस प्रोग्राम, तो जो भी हमारे सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च होते हैं उसमें इनके कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जो कि हम लोग आगे के स्लाइड में देखेंगे। थर्ड वन इज इंडियन डिफेंस सेक्टर। फोर्थ वन इज ग्लोबल डिफेंस। ठीक है, तो इंडियन डिफेंस के साथ साथ इनका कुछ एक्सपोजर ग्लोबल डिफेंस में भी है। और लास्ट में आता है इनका क्लीन एनर्जी सेक्टर, जहाँ पे ये लोग मीथेन या हाइड्रोजन रिलेटेड जो भी क्लीन एनर्जी जनरेट होती है उसमें भी ये लोग अपने कुछ प्रोडक्ट्स कैटर करते हैं। तो अगर हम लोग इनके प्रोडक्ट्स का अगर नंबर निकाले, ठीक है, कौन से सेगमेंट में इनके पास कितने प्रोडक्ट्स है, तो इनके पास 14 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट है जो कि न्यूक्लियर सेक्टर में यूज होते हैं। 6 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट है जो कि स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में यूज होते हैं और 3 प्रोडक्ट्स जो है इनके वाले वो क्लीन एनर्जी में यूज होते हैं। तो पोर्टफोलियो जो इनका वाला प्रोडक्ट का वो डिसेंट है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है। ठीक है, यमटार ने जो IPO लॉन्च किया था वो किया था 3 मार्च को 2021 और IPO को काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला था और काफ़ी अच्छे प्राइस पे लिस्ट भी हुआ था, जो कि आई थिंक 90% के आसपास गेन था इशू प्राइस पे। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था ये IPO को लाने का, सबसे पहला तो इनके पास जो भी मतलब बोरोइंग लिया है कंपनी ने वो पार्टली और फुल्ली पे करने के लिए, फुल्ली यानी इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 0 हो जाएगा और पार्टली अगर बोलेंगे तो कुछ अमाउंट अभी भी ये लोग अपने ऊपर रखेंगे। सेकंड, टू फाइनेंस वर्किंग कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी जो भी मशीनरी वगैरह कुछ जो भी इक्विपमेंट चाहिए होगी इनको वो परचेस वगैरह करने के लिए सेकंड आएगा। और ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, तो जो भी सैलरी वगैरह हो गया या फिर जो भी मतलब बिजनेस के लिए जो पैसा चाहिए होता है, ठीक है, तो उसके लिए ये वाला थर्ड ऑब्जेक्टिव उन्होंने दिया था। अभी हम लोग अगर देखें कि इनके पास जैसे हम लोगों ने बोला कि न्यूक्लियर में इतने प्रोडक्ट्स है, स्पेस एंड डिफेंस में इतने, तो कौन से प्रोडक्ट है उसके ऊपर हम लोग क्विकली एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, ठीक है, उसमें ये लोग क्या क्या कैटर करते हैं। तो सबसे पहले आएगा फ्यूल मशीनिंग हेड। तो ये जो भी मतलब ये रहेगा फ्यूल रहेगा न्यूक्लियर वाला, यूरेनियम के रॉड्स वगैरह रहेंगे, तो उसको जो जहाँ पे डाला जाता है वो जो मतलब फ्यूल मशीनिंग हेड बोला जाता है उसको, तो उसमें इनके कुछ प्रोडक्ट्स है। सेकंड, ड्राइव मैकेनिज्म। ड्राइव यानी कोई चीज़ जो कि मतलब रोटेट होती है उसको हम लोग ड्राइव बोलते हैं, तो उसमें काफ़ी सारा इनका वाला प्रोडक्ट्स है जो कि ये ड्राइव मैकेनिज्म में यूज़ होगा। ब्रिज एंड कॉलम, तो ये जैसे बड़े बड़े कोई भी हेवी वेट जो भी आइटम्स रहेंगे उसको उठाने के लिए ये ब्रिज एंड कॉलम है। और कूलेंट चैनल असेंबलीज, यानी जो भी मतलब जो हीट जनरेट होगी जब ये रिएक्शन हो जाएगा रिएक्टर में, तो उस टाइम पे जो भी हीट रिलीज होगी उसको ठंडा करने के लिए, यानी वाटर वगैरह को या फिर अंदर के जो भी इक्विपमेंट्स है उसको ठंडा करने के लिए कूलेंट चैनल असेंबलीज इनके पास ये दी जाएंगी। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं बॉल स्क्रू और वाटर लुब्रिकेटेड बेरिंग, जो कि इंपोर्ट किया जाता था पहले इंडिया में, ठीक है, तो इन्होंने ऑलरेडी इसका सब्स्टिट्यूट बना लिया है जो कि बॉल स्क्रू और वाटर लुब्रिकेटेड बेरिंग है। तो ये भी प्रोडक्ट जनरली इनके न्यूक्लियर सेगमेंट में फॉल करते हैं। अगर हम लोग स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में देखें, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है लिक्विड प्रोपल्शन रॉकेट इंजन। तो जो भी मतलब इंजन होते हैं, ठीक है, वो जनरली लिक्विड फ्यूल के ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पे इनके पास ऑलरेडी लिक्विड प्रोपल्शन रॉकेट इंजन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वाला एक रॉकेट इंजन यहाँ पे दिख रहा है आपको। सेकंड वन इज क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, जो मतलब जब ये होता है जो स्पेस क्राफ्ट बोलिए या फिर जो भी ये होता है सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला व्हीकल, ठीक है, जब वो पर्टिकुलर हाइट के ऊपर जाता है तो वहाँ पे इतना निगेटिव में टेम्परेचर रहता है, तो उस जगह पे जो फ्यूल्स वगैरह है वो मतलब ये ना हो जाए, कंडेंस ना हो जाए, और उस टाइप के फ्यूल के लिए स्पेसिफिकली उस टाइप का इंजन भी बनाना जरूरी होता है जो कि मतलब -70 -100 डिग्री सेल्सियस ऐसे टेम्परेचर भी काम करे। तो ये क्रायोजेनिक इंजन भी बनाते हैं। नेक्स्ट आता है बेस श्राउड एंड फिन असेंबली। ये अग्नि मिसाइल के लिए इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, तो जो सबसे निचले वाला पार्ट होता है जहाँ पे कंबशन वगैरह होगा वो रहता है बेस श्राउड और फिन असेंबली कहा जाता है उसको। तो ये अग्नि मिसाइल के लिए प्रोवाइड करते हैं और कुछ और पार्ट है जो कि अग्नि मिसाइल के लिए ऑलरेडी ये लोग बनाते हैं। ये अग्नि मिसाइल जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि इंडिया की इकलौती मिसाइल है जहाँ पे अग्नि 1 2 3 4 5 6 ऐसे वेरियस इसके वाले अपग्रेड आए हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग क्लीन एनर्जी में देखें तो क्लीन एनर्जी में ये लोग हॉट बॉक्सेस प्रोवाइड करते हैं और इसी के साथ साथ हाइड्रोजन बॉक्सेस और इलेक्ट्रोलाइजर। तो इलेक्ट्रोलाइजर का यूज़ करके ये जो भी है वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालते हैं और हाइड्रोजन से एनर्जी जनरेट करते हैं, और हॉट बॉक्सेस में मीथेन गैस का यूज़ करके पावर जनरेट किया जाता है। तो इसमें भी इनके कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह जो डोमेस्टिक एज वेल एज जो ग्लोबल कंपनीज है इसको कैटर किया जाता है। अगर हम लोग इनके पोर्टफोलियो के अगर कुछ स्क्रीनशॉट देखें, ठीक है, जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किए, तो ये तो रॉकेट इंजन मैंने आपको दिखा दिया था। ये हॉट बॉक्सेस है जहाँ से ये लोग मतलब मीथेन गैस या हाइड्रोजन गैसेस का यूज़ करके पावर बनाते हैं। ये रोटर मास्ट बेरिंग हाउसिंग ये टिटेनियम से बनाई हुई है, जहाँ पे रोबस्टनेस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो वहाँ पे टिटेनियम का प्रोडक्ट यूज़ करके ये बेरिंग बनाया जाता है। ये कंट्रोल प्लग फॉर रिएक्टर, ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसके लिए जो कंट्रोल प्लग्स है, जहाँ पे जो ये रॉड रहेंगे न्यूक्लियर फ्यूल वाले रॉड यहाँ पे डाले जाएंगे, तो वो ये पोर्शन आता है। प्रिसीजन मशीन कंपोनेंट्स, तो ये छोटे छोटे कंपोनेंट है जो कि प्रिसीजन मशीन्स होती है वो बनाती है। इसके साथ साथ जो ब्रिज एंड कॉलम जिसको मैंने बताया था आपको, तो जैसे 2 कॉलम रहेंगे और उसके ऊपर एक ब्रिज रहेगा जो कि हेवी वेट मशीनिंग के लिए या एसेट्स के लिए उठाने के लिए काम में आएगा, वो वाला ये वाला रोलर स्क्रू और बॉल स्क्रू, ये वाले बेरिंग्स है छोटे छोटे जहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज़ हो जाता है।
ठीक है। अभी ये तो हो गए इनके प्रोडक्ट। अभी ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे बनाए जाते हैं, तो इनके पास टोटल 6 यूनिट है। ठीक है, यूनिट 1 2 3 4 5 6, और इसके साथ साथ एक ईओयू है। ईओयू यानी एक डेडिकेटेड यूनिट है जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट कहा जाता है। मतलब बेसिकली इस यूनिट में जो भी मैन्युफैक्चर होगा वो एक्सपोर्ट के रिलेटेड ही रहेगा। जो कि इनका जो एक मेन क्लाइंट है ब्लूम एनर्जी, जो कि क्लीन एनर्जी में काम करता है, उसके रिलेटेड प्रोडक्ट यहाँ पे ईओयू में बनाए जाते हैं। और कुछ इजरायली डिफेंस टेक्नोलॉजीज के जो भी प्रोडक्ट है जो इसराइल को सप्लाई किए जाते होंगे या वेरियस अदर कंट्रीज को, वो भी यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो यूनिट 1 और यूनिट 3 अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको देखेंगे ये इसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग नाम से आप पढ़ सकते हैं। ये कहाँ पे कैटर किए जाते हैं, ये किए जाते हैं न्यूक्लियर, डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में। ठीक है, यूनिट 2 ये डेडिकेटेड है स्पेस रिलेटेड, जहाँ पे ये जो है प्रोपल्शन इंजन, लिक्विड प्रोपल्शन इंजन, क्रायोजेनिक इंजन, सेमी क्रायो इंजन और इलेक्ट्रोन्यूमेटिक मॉड्यूल्स, जो कि पीएसएलवी, ये क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो पोलर के थ्रू इस व्हीकल का लॉन्च होता है, इसलिए इसको पोलर सैटेलाइट कहा जाता है। और एक है जीएसएलवी, ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी ये 36,000 किलोमीटर अब है अर्थ के ऊपर, और यहाँ पे जनरली वो सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं जो कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इनकी वाली फैसिलिटीज वगैरह आप देख सकते हैं, फैसिलिटी ऑफर क्या क्या करते हैं। तो और ये जो है मतलब यूनिट 4, यहाँ पे आप देख सकते हैं रफ मशीनिंग, यानी इस यूनिट 1 2 3 में जो भी मतलब प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, असेंबली किया जाता है, तो उसके जो बेसिक रॉ मटेरियल को रिफाइन करके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो यहाँ पे रफ मशीनिंग यानी यूनिट 4 में बनते हैं। और यूनिट 5 में इसको प्रॉपरली फिनिशिंग किया जाता है, जिसको हम लोग सरफेस ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट के थ्रू प्रॉपरली एकदम स्मूथ बनाते हैं। ठीक है, तो ये वाला यूनिट 4 और यूनिट 5 का काम है। और यूनिट 6 में जनरली जो भी ये वाले प्रोडक्ट्स वगैरह रहेंगे ना, जो भी मतलब इनको जो रॉ प्रोडक्ट्स है वो ऑलरेडी इनको मिल गए पूरा ट्रीटमेंट वगैरह करके, तो उसका जो असेंबली किया जाता है वो यूनिट 6 में किया जाता है। और उसके बाद ये वाले यूनिट 1 2 3 को कैटर किए जाते हैं, और वहाँ पे पूरा असेंबली मतलब कंप्लीट जो भी आर्किटेक्चर बोल सकते हैं, असेंबली बोल सकते हैं, तो वो बना के वेरियस जो वेंडर्स है उनको दिए जाते हैं। अभी इनके क्लाइंट्स कौन से, ठीक है, जो कि यमटार पे काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट करते हैं, तो जो क्लीन एनर्जी में है या फिर हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी में, ठीक है, तो ये वाला लार्ज एमएनसी में अगर देखें हम लोग, मतलब जो आउटसाइड इंडिया भी हो सकते हैं, इनसाइड इंडिया भी हो सकते हैं, तो ये आती है ब्लूम एनर्जी, एल्बिट, राफेल, एंड्रेज हाइड्रो पावर और कॉन्सबर्ग। अभी हम लोग इंडिया के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर देखें जो कि इसको ट्रस्ट करता है, जहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स जाते हैं, वो है इसरो, डीआरडीओ, उसके बाद एडीए, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, एलपीएससीए, और उसके साथ साथ इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। ठीक है, तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज है जहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स जाते हैं। और अगर नेक्स्ट देखें, जहाँ पे इनके वाले इंडियन जो कंपनी है जो मतलब जनरली मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है, ठीक है, तो बीएचईएल, आपने नाम सुना होगा इसका, भारत डायनामिक्स, ये कंपनी भारत डायनामिक्स जो है वो मिसाइल सिस्टम पे ज़्यादातर काम करती है। टीएएसएल है और एनपीसीआईएल, ये एनपीसीआईएल का होल जो भी मतलब वर्क एक्सपोजर है वो पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट पे ही है। अगर इनका देखें रिलेशनशिप कैसा है कस्टमर के साथ, तो एनपीसीआईएल जो कि न्यूक्लियर सेक्टर में काम करती है ये कंपनी, ठीक है, तो इनके साथ इनका 16+ ईयर्स का बॉन्डिंग है। और इसरो के साथ जो मतलब एरोस्पेस रिलेटेड, सैटेलाइट लॉन्च रिलेटेड काम करती है, उनके साथ 30+ ईयर्स का। और डीआरडीओ के साथ इनका जो रिलेशनशिप है वो 40+ ईयर्स का है। और 9+ ईयर्स का एक्सपोजर जो इनका वाला जो रिलेशनशिप है वो ब्लूम एनर्जी के साथ है। अभी हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जिसमें इन्होंने अपने ये वाले असेंबलीज बोलिए या फिर जो कंपोनेंट्स है या सब सिस्टम्स दिए हुए, उसमें सबसे पहले अगर देखें तो जो इंडिया ने मार्स ऑर्बिटर एक भेजा था, ठीक है, मार्स को ऑर्बिट करने के लिए, सो वो भेजा था पीएसएलवी C-15 में। तो पीएसएलवी C-15 का इंजन जो है यमटार ने प्रोवाइड किया था। तो आने वाले टाइम पे जैसे जैसे मार्स के मिशन बढ़ेंगे तो क्वाइट पॉसिबल है इनका उस पर एक्सपोजर वगैरह थोड़ा बहुत बढ़ेगा प्रोडक्ट सेगमेंट में। अगर हम लोग दूसरा देखें तो चंद्रयान 2 जो कि अभी कुछ सालों पहले इन्होंने लॉन्च किया था, तो उसके लिए जो लॉन्च व्हीकल था GSLV, ठीक है, तो उसमें इन्होंने इंजन प्रोवाइड किया था। ये भी इनके लिए एक ग्लोरिया और प्राइड का पार्ट है, क्योंकि ये होल इंडिया के लिए ही था मार्स ऑर्बिटर और ये चंद्रयान का मिशन। और ये है अग्नि मिसाइल जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये अग्नि मिसाइल का ये जो बेस श्राउड है और इनका जो एयरफ्रेम है और कुछ और पोर्शंस है, ये यमटार बना के भेजती है, ठीक है। सो इसका भी एक मतलब अलग ही अहमियत है, क्योंकि ICBM है, इंडिया ने पहला ICBM बनाया था, तो ये भी इनके लिए ग्लोरी और प्रेस्टीज वाला पार्ट आ जाता है। अभी ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो मैंने आपको बताई थी 7 यूनिट्स, ठीक है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप की मशीनरी है। तो यहाँ पे जैसे ये मिलिंग सेंटर, CNC मशीन, ये EOU के लिए है, और ये भी कुछ मतलब ऐसे अलग अलग इसके लिए लाइक हाई एंड मशीनरी, असेंबली वगैरह कहाँ पे की जाती है, उसके साथ साथ फैब्रिकेशन फैसिलिटी क्या क्या है, उसके साथ साथ जो सरफेस ट्रीटमेंट का हम लोगों ने देखा था कि यूनिट 4 आई थिंक 4 या 5 यूनिट 5, सो ये सरफेस ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट वाला जो है, तो उसमें ये अलग अलग टाइप की मशीनरीज है जहाँ पे इनका जो भी प्रोडक्ट्स है उसका वाला सरफेस ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट वगैरह हो जाता है, पेंटिंग वगैरह किया जाता है उसके लिए। अभी ये तो हो गया कौन से प्रोडक्ट बनाती है, कहाँ पे यूज़ होता है, कहाँ पे बनाती है। इनके सारे प्लांट जो है वो तेलंगाना में, ये हैदराबाद में आते हैं, ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का जो यूसेज है वो तो हमने देख लिया। अभी आगे वाले आने वाले टाइम पे इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है, आप यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं, ये न्यूक्लियर सेगमेंट में है इनका वाला। तो इन्होंने ये बताया इस कुछ पॉइंट्स में कि जैसे इंडिया में न्यूक्लियर कैपेसिटी जो है पावर जनरेशन का वो 6.26 गीगावाट से बढ़ के 11.5 जो कि 2 टाइम्स ऑलमोस्ट होने वाला है। और भी कुछ ग्लोबल कस्टमर है जहाँ पे मतलब इनको ऑर्डर मिल सकते हैं, और ये इंडस्ट्री 3 to 4% CAGR के रेट से ओवर द 5 पीरियड्स ये ग्रो होने वाली है। साथ ही में इस कंपनी को आत्मनिर्भर भारत के अकॉर्डिंगली भी कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसा कुछ पॉइंट्स इन्होंने न्यूक्लियर सेगमेंट में बताया। सबसे इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट जो है इनके लिए, जो कि मैं भी बिलीव करता हूँ, स्पेस और डिफेंस रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे इसरो के पास इतने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अभी ये क्वाइट पॉसिबल है कि आने वाले 4-5 सालों बाद कि प्राइवेट कंपनी जो है उनको मोस्ट ऑफ द पार्ट बनाने के लिए इसरो दे दे, असेंबली करने के लिए भी दे दे, टेस्टिंग में इसरो के जो भी ऑफिसर्स है वो शामिल हो जाए, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड ये प्राइवेट सेक्टर में आ जाए। तो क्वाइट पॉसिबल है कि ऐसा अगर हुआ, जो कि इन्होंने बताया कि 70% का मैंडेट ऑलमोस्ट ये प्राइवेट सेक्टर में देने के लिए प्लान है। तो इनको अगर इसका कुछ पोर्शन भी मिल जाए ना, तो इनके सेल्स वगैरह में काफी अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो हो गया इसरो रिलेटेड, और इसके ऊपर मैं भी बिलीव करता हूँ, ठीक है। ये आने वाले टाइम पे हो सकता है, क्योंकि इसरो के जो एग्रेसिव प्लान्स है वो काफी बहुत अच्छे, मतलब आने वाले 5-10 सालों में। और अगर इसी के साथ साथ हम लोग अगर देखें इसका वाला डीआरडीओ का, ठीक है, तो डीआरडीओ में भी ये इंडिजिनस कंपोनेंट का जो भी है, ये थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। जो भी मतलब एयरक्राफ्ट हो गया या फिर जो भी सिस्टम है डिफेंस रिलेटेड, मिसाइल्स हो गई, तो उसमें ज़्यादातर इंडिजिनस प्रोडक्ट लगने चाहिए। सो इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस दिया जा रहा है। और सेकंड, जो ये वाला इंडिजिनाइजेशन ऑफ 108 सिस्टम एंड सब सिस्टम, तो कुछ जो है इंडिया ने, सॉरी, ये वाला 101 बैन डिफेंस इंपोर्ट आइटम्स फॉर विच ओनली इंडियन कंपनी शैल बी एलिजिबल फॉर बिडिंग। तो ऐसे बहुत सारे आइटम्स है जो कि मतलब गवर्नमेंट ने मतलब इंपोर्ट करने पे बैन किया हुआ है, और ये इंडियन कंपनी ही अभी बना सकती है, बना के दे सकती है। तो इसमें सिर्फ अकेला एमटारी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, इसमें हो सकता है भारत फोर्ज भी करे, एलएनटी भी करे, बीडीएल करे, बीईएल करे, तो साथ में ये कंपनीज भी अच्छी खासी ग्रो हो जाएगी। और ये थर्ड सेगमेंट जो आता है क्लीन एनर्जी, यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सपोजर इनका वाला बढ़ सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम पे क्लीन एनर्जी के ऊपर ज़्यादातर काम किया जाएगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रही है। तो इस सेक्टर में भी इनका अच्छा खासा एक्सपोजर आगे में बढ़ सकता है। ये हो गया इसके बिजनेस का एनालिसिस, की बिजनेस किस टाइप का है, किस किस को कैटर करती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बेसिकली एनपीसीआईएल, ब्लूम एनर्जी, डीआरडीओ और इसरो, ये 4 इनके मेन क्लाइंट है। यही इनकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये क्लाइंट बहुत बड़े बड़े हैं, और यही इनकी वीकनेस है। अगर एक भी क्लाइंट चला गया तो इनको काफी सारा मतलब रिवेन्यू में लॉस हो सकता है। तो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत रहेगी आगे आने वाले टाइम पे। अभी के लिए ओके। अगर हम लोग देखिए इसका फंडामेंटल, सो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आता है 3049 करोड़, यानी ये अभी भी स्मॉल कैप में ही आती है। स्टॉक का पी 97.3 है, इंडस्ट्री का पी 25.8। सो इसके साथ कंपेयर मत करिए, क्योंकि इंडस्ट्री के अलग अलग इंडस्ट्री के मतलब जो इंडस्ट्री में अलग अलग कंपनीज है, इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स है। सो अगर आपको अभी भी ये स्टॉक जो एक्सपेंसिव लग रहा है, तो आने वाले टाइम पे अगर इनके रेवेन्यू जैसे बढ़ेंगे तो क्वाइट पॉसिबल है पी हमें नीचे में देखने के लिए मिल सकता है। आरओई इसका 13.6 है, जो कि इंप्रूवमेंट करने के लिए कंपनी ने सोचना चाहिए। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा नीचे साइड में, एटलीस्ट 18 के आसपास, 18 या 18 अब रहना चाहिए। आरओसी जो है 19.4 है, जो कि एक डिसेंट नंबर है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 है। कंपनी ने स्प्लिट, बोनस या डिविडेंड अभी तक नहीं दिया है। इसके कल रिजल्ट्स आने वाले हैं, कल यानी 2 जून को। और इनका डेप्ट टू इक्विटी जो है वो 0.13 है, यानी आने वाले टाइम पे ये डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो है ये रिड्यूस हुआ देखने के लिए मिलेगा। इसका करंट प्राइस 991 है, जो कि 28 मई की प्राइस है। आज की डेट में जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो क्वाइट पॉसिबल है इसका वाला क्लोजिंग 965 से लेकर 975 के बीच में देखने के लिए मिले। अगर फाइनेंशियल पैरामीटर में अगर हम लोग इसका रिजल्ट रिव्यू करें, ठीक है, तो ओवर द ईयर्स आप देख सकते हैं सेल्स में बढ़ोतरी है, ठीक है, 54 करोड़, 100 करोड़, अगेन 95, 105, 81, 81, यानी आप देख सकते हैं इनके सेल्स में जो है इनिशियल टाइम पे इतना ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जो स्पेस रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है, जो डिफेंस रिलेटेड एक्टिविटी है, जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, या फिर इंडिया के अंदर ही जो डिफेंस ग्रोथ है वो काफ़ी कम थी। इसके वजह से इनके जो प्रोडक्ट्स है उतने नहीं दिए जाते थे, कैटर नहीं किए जाते थे इस सेगमेंट में, ठीक है। इसके वजह से इनके जो है सेल्स कम थे और इनका एक्सपेंसेस थोड़ा बहुत आ जाता था, इसीलिए इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें फॉल होते हुए देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। मतलब कंसिस्टेंट नहीं था ये, लेकिन लास्ट 3 से 4 सालों में आप देख सकते हैं, राइट, लाइक फ्रॉम मार्च 2018, सो इनकी जो सेल्स है 157 से 184, 214, और इस साल भी मुझे लग रहा है इनके सेल्स जो है फ्लैट रहेंगे, ऑलमोस्ट 210 के आसपास ये नंबर ही आ जाना चाहिए। तो अगर हम लोग सीधा अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, तो ये अभी तक तो ये स्टेबल नहीं था, मतलब ऐसे कंसिस्टेंट बेसिस पे ये ग्रो नहीं हो रहा था प्रॉपरली। लेकिन ये लास्ट 3 से 4 सालों में ठीक ठाक नंबर है, ये अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी अगर कोविड भी हिट करेगा ना और इंडिया को, तो डेफिनेटली इनके सेल्स पे भी इंपैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी स्पेस रिलेटेड एक्टिविटी हो नहीं रही है इसरो की तरफ से ज़्यादा, जो कि एक ड्राइव मिल रहा था अच्छा खासा, लेकिन ये कोविड की वजह से इंपैक्ट हुआ है। डिफेंस सेक्टर में भी यही हो रहा है, ठीक है। तो दोनों जगह से इनको जहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू आता था, वहाँ पे इंडिया के अंदर इनको इंपैक्ट हुआ, इसलिए इनके सेल्स के नंबर्स हमें इतने अट्रैक्टिव नहीं लग रहे। लेकिन फिर भी कंपनी ने प्रॉफिट जो है वो ठीक ठाक पोस्ट किया है, जो कि मार्च 2018 में 5 करोड़ निकल के आता है, और मार्च 19 में 39, 20 में 31, और अभी तक का ये आता है 28 करोड़। तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करिए कल की डेट में। क्वाइट पॉसिबल है रिजल्ट आने के बाद ये शेयर थोड़ा बहुत और करेक्ट हो जाए, लेकिन 900 के लेवल पे आप इसको लेने के लिए सोच सकते हैं। मैं आगे में चार्ट एनालिसिस में उसको बताता हूँ। अगर इनके सेल्स ग्रोथ का अगर CAGR निकाले तो ओवर द 5 ईयर 21 आता है, और ओवर द 3 ईयर 29। आने वाले टाइम पे ऐसी अगर ग्रोथ रहा तो डेफिनेटली ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर हम लोग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 ईयर में ये था 54%, 3 ईयर में अभी हुआ है 60%, यानी प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह भी अच्छा है। स्टॉक प्राइस CAGR अभी तक इसका आउट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी लिस्ट होकर ये 2-3 महीने हुआ है। और ROE ये देखिए है, ओवर द ईयर इन्होंने अच्छा खासा इंप्रूव किया है। जैसे जैसे इनकी अर्निंग्स बढ़ेंगे ना, ये नंबर भी इंप्रूव हो जाएगा। बेसिकली आप समझ सकते हैं कि इसका ग्रोथ तभी है जब इंडिया का डिफेंस सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्म करेगा, अच्छा खासा ग्रो करेगा, और इंडिया का स्पेस सेक्टर करेगा। तो इसके जो 2 मेन क्लाइंट है, इसरो और DRDO, यही कंपनियां इसको अच्छा खासा बेनिफिट दे सकती है।
अगर हम लोग चार्ट की एनालिसिस करें, राइट, टेक्निकल अगर एनालिसिस करें, तो यहाँ पे देख सकते हो 90% का गेन मिला था ऑलमोस्ट फर्स्ट डे में। और ये कंपनी जो ओपन हुई थी वो ऑलमोस्ट हुई थी 1020 या 25 के आसपास कुछ ओपन हुई थी, और इसका क्लोजिंग जो हुआ था 1050 के आसपास, ठीक है। ये पहला कैंडल आप देख सकते हैं जो कि मार्च का है। उसके बाद क्योंकि ऑलरेडी 90% का गेन दे दिया है और इसके वैल्यूएशंस काफी हायर लग रहे थे, तो डेफिनेटली करेक्शन आना पॉसिबल था। तो यहाँ पे 2 से 3 दिनों में, 4 दिनों में यहाँ पे देख सकते हैं आप अच्छा खासा करेक्शन देखने के लिए मिला था। यहाँ पे जो एक ग्रीन लाइन ड्रॉ की है, जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है, ठीक है, ये इसके लिए पहले सपोर्ट का काम कर रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं टच करके ऊपर आ गया, उसके नीचे गया, फिर से दोबारा से पुल बैक हुआ, फिर से दोबारा से इसमें शेयर में अच्छा खासा जंप देखने के लिए मिला, फिर दोबारा से वीकनेस। तो यहाँ पे ये लाइन जनरली सपोर्ट का काम कर रही थी। उसके बाद जब इसके नीचे चला गया, क्योंकि काफी सारी वीकनेस आ गई थी कंपनी में स्टॉक प्राइस में, तो ये नीचे चला गया, तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं ये नीचे होकर 900 के लेवल पे आया था, ठीक है। तो इसलिए इसका अच्छा खासा जो सपोर्ट अभी के लिए ये 940 का निकल के आता है, सेकंड सपोर्ट आता है 920 और थर्ड सपोर्ट आता है 900 का। 900 या 920 पे आपको मिल जाता है, तो डेफिनेटली आप कुछ क्वांटिटी इसमें ले सकते हैं। अभी कितना लेना है वो मैं आपको बता दूं। फिर ये शेयर यहाँ पे देख सकते हैं फॉल होते हुए फिर दोबारा से विदिन 1 मंथ थोड़ा बहुत इसमें स्ट्रेंथ आ गया, क्योंकि ऑलरेडी जो भी मतलब सेलर थे वो यहाँ से कम होते गए और धीरे धीरे ये बढ़ गया। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 6 टाइम्स 7 टाइम्स इसने अटेंड किया 940 के लेवल को ब्रेक कर सके, लेकिन नहीं हुआ। फिर यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट वीक में इसने अच्छा खासा कैंडल बना लिया, जहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 1020 के लेवल्स देखने के लिए मिले थे। बट ये लेवल सस्टेन होने वाले नहीं है, जो कि मेरा एनालिसिस कहता है, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट्स मैं अच्छे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। कंपनी डेफिनेटली 850 या 900 के लेवल पे जा सकता है, अभी भी चांसेस है इसका वाला, ठीक है। तो इसका भी रेजिस्टेंस क्या देखिए, अगर सही से रिजल्ट नहीं आया तो डेफिनेटली नेक्स्ट क्वार्टर तक ये 1050 और 1070 ये इसके अभी भी मेनली ये रेजिस्टेंस बने रहेंगे, ठीक है। और अगर कोविड का सिनारियो इंप्रूव हो जाता है और आने वाले 6 महीने में कंपनी अगर अच्छे रिजल्ट पोस्ट करते हैं, उनका बिजनेस अच्छे से रिवाइव हो जाता है, तो हमें एक साल में इसके 1240 के टारगेट्स कंसिडर करने चाहिए। 3 ईयर्स के लिए 1940 और 5 ईयर्स के लिए 3000। ये 3000 के ऊपर इसके पहले ही जा सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड मैंने जो बोला था कि डिफेंस और स्पेस सेक्टर में अच्छा खासा ग्रो होने की जरूरत है इंडिया को अभी के लिए, जो कि मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन कोविड की वजह से ये थोड़ा बहुत इंपैक्ट हुआ है। सो देखते हैं कि कितनी जल्दी ये इंडस्ट्री रिवाइव कर पाती है। ओके, अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है, प्रमोटर के पास कितना स्टेक है 50.25% का। एफआईआई ने भी, मतलब छोटी कंपनी आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी एफआईआई का इन्वेस्टमेंट है 3% का। डीआईआई ने भी यहाँ पे 24% का इन्वेस्टमेंट किया है, और रिटेल इन्वेस्टर के पास ये आता है 22.5% का, यानी इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी डिसेंट है। अभी जो कि इतना डेटा अवेलेबल नहीं है कि हम लोग इसका फ्यूचर ग्रोथ क्या रह सकता है वो निकाले, इसलिए इस स्लाइड को मैंने अभी के लिए ब्लैंक ही रखा है, ठीक है। तो अभी हम लोग अगर समराइज करें, ठीक है, तो कंपनी का जो बैकग्राउंड है वो अच्छा है। कंपनी के रिवेन्यूज तब बढ़ेंगे जब स्पेस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर और क्लीन एनर्जी सेक्टर बढ़ेंगे, ठीक है। इसी के ऊपर इसका वाला पूरा ग्रोथ डिपेंडेंट है। थर्ड, फाइनेंशियल्स कंपनी के काफी अच्छे लग रहे हैं। फोर्थ, टेक्निकल एनालिसिस वाइज हमें अच्छा खासा सपोर्ट 900 920 के आसपास देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पे अगर शेयर्स आते हैं तो हम लोग बाय कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी ओवरऑल डिसेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है, बैड भी नहीं है। तो इस स्टॉक में हम लोग हमारे जो पोर्टफोलियो का जो वैल्यू है उसका 3 to 5% के बीच में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। सपोज किसी का 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो वो 3000 से लेकर 5000 इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में कर सकता है। आने वाले 4 या 5 सालों में ही हमें पूरा क्लैरिटी आएगा कि ये कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करेगी, क्योंकि उसी टाइम पे DRDO, HAL हो गया, उसके साथ साथ इसरो हो गया, काफी अच्छे डेवलपमेंट फेज में चला जाएगा, डेवलपमेंट नहीं, अच्छे खासे ग्रोथ फेज में चला जाएगा। तो ये तो था मेरा वाला एनालिसिस। मुझे लगता है कि ये स्टॉक में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, स्टॉक अच्छा है, ओवर द लॉन्ग ईयर हम लोग इसको होल्ड कर सकते हैं। बट आपको इसके रिजल्ट्स वगैरह मॉनिटर करते रहने पड़ेंगे। 3-4 साल में अगर ये कंपनी अच्छा खासा ग्रो हो जाती है तो फिर आप डेफिनेटली ब्लाइंडली अभी इन्वेस्ट किया है ना, आप डेफिनेटली लॉन्ग रन के लिए इसमें आंखें बंद करके इन्वेस्टेड रह सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।